नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। तो बड़ी बहस का वक्त हो चला है, शुरुआत करेंगे बड़ी बहस की। तो हमारी खास पेशकश बड़ी बहस की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे मोदी सरकार और ईडी पर राहुल अटैक की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एआईसीसी दफ्तर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ईडी के सवालों का जवाब देने पर मेरे सब्र का जिक्र हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि आप एक आदमी को हरा सकते हो लेकिन कांग्रेस पार्टी को न हरा सकते हो और न ही थका सकते हो। राहुल गांधी ने कहा कि ये सच है कि उस कमरे में राहुल गांधी अकेला नहीं था, उस कमरे में कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता बैठा था। आप एक नेता को थका सकते हैं, करोड़ों कार्यकर्ताओं को नहीं। उस कमरे में सरकार के खिलाफ जो भी बोलते हैं, लोकतंत्र के लिए जो भी लड़ते हैं, वे सब मौजूद थे। राहुल ने कहा कि पूछताछ के दौरान उनसे ईडी के अधिकारी ने पूछा कि आपके अंदर इतना धैर्य कहां से आया। इस पर मैंने उनको जवाब दिया कि मैं 2004 से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं, कांग्रेस ने मुझे धैर्य सिखाया है। हम सबको धैर्य रखना कांग्रेस ने सिखाया है, हमारी पार्टी हमें थकने नहीं देती है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि पीएम मोदी ने देश को धोखा दिया है। राहुल गांधी ने सेना में अल्पकालिक भर्ती की नई अग्निपथ योजना को देश और सेना के साथ मोदी सरकार का नया धोखा और सेना को कमजोर करने वाला कदम बताया है। उन्होंने बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीनों कृषि कानूनों की तरह इस योजना को वापस लेना पड़ेगा। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत भी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश को धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जांच एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी भी कम हुई है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित धन शोधन मामले में 5वें दिन मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से 11 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। जांच एजेंसी ने गांधी को कोई ताजा समन जारी नहीं किया है और ये माना जा रहा है कि उनसे पूछताछ कम से कम फिलहाल के लिए समाप्त हो गई है। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में दिल्ली में सत्याग्रह कर चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के अलावा सभी राज्यों से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पूरी तरह से दिल्ली में कैंप किए हुए हैं और इधर मोदी सरकार और बीजेपी राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई को पूरी तरह से कानून के दायरे में बता रही है। आप एक आदमी को थका सकते हो मगर आप कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नहीं थका सकते हो। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता उस कमरे में नहीं थे। उस कमरे में इस सरकार के खिलाफ जो भी बिना डरे लड़ता है वो बैठा था। ये जो हमारी पार्टी है ये हमें थकने नहीं देती है और ये हमें रोज पेशेंस सिखाती है और इसी से हमें स्ट्रेंथ आती है, इसी से हम लड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है और ये देश अपने युवाओं को अब रोजगार नहीं दे पाएगा। चाहे सरकार कुछ भी कर ले, ये देश अब अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। यदि आपने गड़बड़ नहीं की है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको काहे का डर है? और संविधान की दुहाई देते हो। संविधान का तो अपमान आप कर रहे हो। आखिर संविधान के अपमान करने के लिए यदि दोषी है तो वह कांग्रेस है और इस समय कांग्रेस का ये सारी कमान क्योंकि अशोक गहलोत जी ने संभाल रखी है, इसलिए अशोक जी गहलोत है। बता दें आपको कि जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड अखबार के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन जारी किया गया था, उसके बाद ईडी पूछताछ के लिए लगातार राहुल गांधी को बुला रही थी और ऐसे में राहुल गांधी ने एक बयान दिया है। उन्होंने संबोधित करते हुए एक कार्यक्रम में ये कहा कि जब पूछताछ की जा रही थी तो ईडी ने मुझसे पूछा कि इतना धैर्य कहां से आया और उस दौरान मैंने बताया कि ये धैर्य मैंने कांग्रेस से सीखा है। 2004 से मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूं और कांग्रेस की वजह से ही मुझ में इतना धैर्य है।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश गर्ग बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका सुरेश जी इंडिया न्यूज राजस्थान पर। अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता है। अरुण जी आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। सुरेश जी सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ की गई, लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कहा है कि जब भी कार्रवाई हो रही थी, पूछताछ हो रही थी, तो ईडी ने मुझसे पूछा कि आखिर आप में इतना जो धैर्य है वो कहां से आया। तो राहुल गांधी ने ये कहा है कि इतना जो धैर्य आया है मुझमें वो कांग्रेस में काम करने की वजह से आया है, कांग्रेस से आया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप एक व्यक्ति को तो हरा सकते हैं लेकिन एक पूरी पार्टी को यानी कि कांग्रेस को नहीं हरा सकते हैं। यानी कि सीधा सीधा उनका आरोप ये रहा कि टारगेटेड तरीके से जो ईडी है वो कार्रवाई करती है और वो एक क्योंकि संवैधानिक संस्था है लेकिन उसका इस्तेमाल बीजेपी अपने हिसाब से यानी कि राजनीतिक तरीके से करती है। सुरेश जी क्या राय आपकी? एक संवैधानिक संस्था है और मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर ईडी अगर उनको बुला रही है, सवाल जवाब कर रही है, तो उसमें राहुल गांधी जी को तकलीफ क्या है? अभी आप ये बताइए कि अगर नेशनल हेराल्ड के अंदर 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है या ईडी उस चीज पे पूछताछ कर रही है, अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो उसका जवाब दे दीजिए। ईडी जो जवाब प्रश्नों का जो जवाब है वो दे दीजिए, उसमें तकलीफ कहां हो रही है? आप ये बोल रहे हैं कि साहब हमको इतना परेशान है। अरे भाई हरेसमेंट नहीं किया जा रहा है। आपने 1937 के अंदर कोई कंपनी खोली, उस कंपनी के अंदर करीबन 2,500 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। कहां जरूरत आ गई थी उस कंपनी को एजीएल को यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर करने की? यंग इंडिया लिमिटेड का मालिक कौन है? सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी। अगर मान लो उसके अंदर कोई घोटाला हुआ है, ईडी ने सम्मन जारी किया, ईडी अगर कोई चीज की पूछताछ कर रही है तो उसका जवाब दीजिए ना। क्यों घबरा रहे हो? अगर आप में सत्यता है तो आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने भ्रष्टाचार किया तो वो बताइए। अब ये राहुल गांधी जी आते हैं 1.5 महीने 2 महीने के लिए, बाहर विदेश में जाके घूम के पर्यटन के रूप में हिंदुस्तान में आते हैं और आके कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं, फिर वापस अभी महीने 1.5 महीने बाद में फिर वापस विदेश चले जाएंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेसियों को दिल्ली में इकट्ठा क्यों किया? ऐसा क्या आ गया? केवल ईडी ने पूछताछ ही तो किया ना। आप क्या भ्रष्टाचार करने पर उसको सत्याग्रह कर रहे हो? तो भ्रष्टाचार का समर्थन के रूप में एक सत्याग्रह किया जा रहा है। यह भी एक आश्चर्यजनक बात है कि भ्रष्टाचार को मानते हो और उसमें सत्याग्रह कर रहे हो। ये भी एक मतलब समस्या पर है कि क्यों मतलब पूरे आज पहले मुख्यमंत्री जी 52 होटलों के अंदर बाड़ेबंदी में थे, अब दिल्ली में जाके बैठे हुए हैं। राजस्थान की जनता त्रस्त हो रही है। राजस्थान के अंदर बेरोजगार है, वो सड़कों पे है, बेरोजगारों को डंडों से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बेचारों की हड्डियां तोड़ दी। तो ये राजस्थान की कितनी दुर्दशा हो रही है। जो आपने चुनाव के मुद्दे पे अगर राजस्थान के अंदर आए हो, हमने किसानों के ऋण माफ करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने या बेरोजगारी भत्ता देने के मुद्दे पे आप सरकार के अंदर आए और वो दोनों अपने वादे पूरे नहीं कर रहे हो। जनता परेशान हो रही है। बिजली महंगी, पानी महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब कुछ तो राजस्थान के अंदर महंगा है। और फिर ये कहते हैं कि साहब हमें ईडी परेशान कर रही है। ईडी कोई परेशान नहीं कर रही। ईडी कुछ प्रश्नों का जवाब मांग रही है, उसका जवाब दीजिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है अरुण जी आपके पास आऊंगी। देखिए यहाँ पर सीधा जिस तरीके से आपने सुरेश जी को सुना ही होगा, तो जाहिर है बीजेपी का यही आरोप है कि जब सब कुछ ठीक है, अगर आप गलत नहीं है तो आखिर किस बात का प्रदर्शन, किस बात का सत्याग्रह? और भ्रष्टाचार के मामले में अगर कार्रवाई हो ही रही है तो उसमें हर्ज ही क्या है और गलत क्या है? संस्था तो अपना काम करेगी। अरुण जी देखिए ऋतु, अब इस देश में जो आम नागरिक है उसको भी समझ में आ गया। अब ये कोई डिबेट का सब्जेक्ट नहीं है कि सेंट्रल एजेंसियों का अपने विरोधियों के प्रति दुरुपयोग किया जा रहा है खुलेआम, और ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। इसमें कहाँ डिबेट की गुंजाइश दिखती है? कॉमन सेंस से भी कॉमन आदमी अब ये पहचानने लग गया है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी बात, इसकी कितनी एग्जाम्पल आपको चाहिए? लिमिटलेस एग्जाम्पल है। हर चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान ये ईडी, सीबीआई, ये सब इनको असाइनमेंट मिल जाते हैं। आप कोई सा भी इलेक्शन याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश का कर लीजिए, वेस्ट बंगाल का कर लीजिए,
आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। इलेक्शन से ठीक पहले ये मकसद विरोधियों को न केवल परेशान करने का है, कई बार हमने देखा विरोधियों के एमएलए एमपीज को तोड़ने के लिए भी ईडी और सीबीआई काम में ली जाती हैं। इसमें मेरे ख्याल में अब कोई ये ढकोसला भी नहीं बचा है, बिल्कुल उजागर है ये। मुकुल राय वेस्ट बंगाल के बेस्ट एग्जाम्पल मानता हूं ऋतु में जी। वो टीएमसी में थे जी और 2.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने पानी पी पी के उनको भ्रष्टतम नेता बताया, शारदा चिट फंड में उनका इन्वॉल्वमेंट बताया, सम्मन दिए गए ईडी के। फिर एक दिन इलेक्शन से कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हो गए मुकुल राय। और वो जो मशीन है बीजेपी नाम की, उसमें से बाहर निकलते ही वो एकदम पवित्र आदमी हो गए, सारे केस वापस ले लिए गए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी ने उस इलेक्शन में मुंह की खाई और टीएमसी मुकुल राय वापस लौट गए। अब वापस से उनको सम्मान दिए जा रहे हैं। देखिए, ऐसे 20 एग्जाम्पल हैं कि ईडी समय रहते इनको मामलों को खोलती है। ये करंट मामले में भी 2015 में ये शुरू हुआ था। आप देख लीजिए 7-8 साल ये ठंडे बस्ते में रहा ये केस। और जब इनको लगा कि कांग्रेस कुछ अंगड़ाइयां ले रही है, चिंतन कर रही है, मजबूत हो रही है, जनता की आवाज बन रही है, तो इन्होंने अचानक ये 5 अगले साल होने वाले राज्यों के इलेक्शन की तैयारियां इनकी यही हैं, बस वो डराने के लिए ये सब शुरू किया है। ठीक है, यानी कि आपका आरोप ये है 5 दिन में करीब 50 घंटे से ऊपर एक तो इको आ रही है ऋतु बहुत, तो सुनने में बड़ी तकलीफ है। आप बताइए। आप जी बिल्कुल, आपको आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है अरुण जी शायद। बिल्कुल, मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगी कि आवाज़ को थोड़ा सा ठीक कीजिए। अरुण जी को आवाज़ ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है। सुरेश जी, आपके पास आती हूँ। जितने अरुण जी को लेकर आवाज़ जो दिक्कतें आ रही हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, वो ठीक होती हैं। सुरेश जी, देखिए, ये आरोप अरुण जी की तरफ से लगाया गया है कि जो अपने राजनीतिक हित हैं वो साधने की कोशिश करती है बीजेपी, क्योंकि बार बार ये आरोप लगता रहा है कई पार्टियों की तरफ से कि ईडी है, जो इस तरह की संस्थाएं हैं, इन सब का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए किया है। और खासकर जब चुनाव होते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि छापेमारी शुरू हो जाती है, नेताओं पर छापेमारी की जाती है और कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर प्रेशराइज किया जाता है कि या तो वो बीजेपी में शामिल हो जाए या बीजेपी का सपोर्ट करें। इस तरह के आरोप लगे हैं। सुरेश जी। देखो रितु जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने ये कहा कि साहब चुनाव से पहले ईडी आ जाती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी कौन से चुनाव है? लोकसभा के इलेक्शन 2024 में है। अभी वर्तमान में तो कोई इलेक्शन है नहीं ना। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ये तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बजट 2019 के अंदर हाईकोर्ट ने कहा है कि मामला बनता है। हाईकोर्ट बोल रही है कि साहब ये मामला बनता है, कहीं कहीं गड़बड़ है। तब जब गड़बड़ है तभी तो ईडी पूछ रही है ना। मुझे ये बताइए कि 1937 में 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने कंपनी बनाई। बेचारे स्वतंत्रता सेनानी जो शेयर होल्डर है, उनकी बिना परमिशन के इन्होंने एजीएल के शेयर यंग इंडिया में ट्रांसफर कर दिए। अरे भाई, एजीएल के शेयर यंग इंडिया में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? जब तक सभी शेयर होल्डर्स की सहमति नहीं होगी, जब तक क्यों नहीं कर सकते हो? दूसरा, यंग इंडिया लिमिटेड 5 लाख रुपए से बनती है। 5 लाख रुपए से आप 2000 करोड़ रुपए के मालिक बन जाते हो। ये कौन सा न्याय है जी? आप ये बताइए कि सिर्फ 5 लाख रुपए की कैपिटल है, उस कंपनी को आप एजीएल के मालिक बन जाते हो, उसके 100% शेयर होल्डर बन जाते हो, तो कहां के मालिक है? तो ईडी यही तो पूछ रही है ना कि भाई आपने ये पैसा कहां से लाए। अब आप और देखिए, यंग इंडिया लिमिटेड के अंदर 1 करोड़ रुपए अनसिक्योर्ड लोन बता रहे हैं। वो अनसिक्योर्ड लोन भी कोई डोटेक्स कंपनी है, उससे आया है। डेटेक्स कंपनी क्या करती है? हवाला का काम करती है। तो इसका मतलब कहीं कहीं हवाला भी इन्वॉल्व है। तो अगर क्राइम और प्रोसीड कहीं पे है तो ईडी उसकी इंक्वायरी करेगी। तो इन्होंने एक तो चुनाव से पहले, तो हमारा चुनाव तो अभी भैया 2024 में, उसके पहले चुनाव नहीं है। दूसरा, इन्होंने पश्चिमी बंगाल का उदाहरण दिया। पश्चिमी बंगाल के अंदर क्या है? हम 3 से 77 पे आए। आप
40 से 0 पे आ गए। पश्चिम बंगाल में आपकी क्या हालत हुई है, वहां पे 0 पे चले गए। हम तो 377 पे आए भाई, 3 सीट हुआ करती थी, हम 77 सीटें लेके आए। तो ये तो हमारा जनाधार है, आज जनता हमको एक्सेप्ट कर रही है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें क्या नतीजा मिला इनको? 5 राज्यों के अंदर देखिए, यूपी के अंदर क्या हुआ, इन्होंने 385 सीटों पे चुनाव लड़े, 400 सीटों पे चुनाव लड़े थे, 385 सीटों पे इनकी जमानत जब्त हो गई। 5 राज्यों के अंदर इनके 5 में से 4 राज्य में हम जीत के आए और 1 राज्य में आम आदमी पार्टी चली गई। तो ये क्या है? तो इनको खुद को मंथन करने की जरूरत है कि भैया कांग्रेस के अंदर हो क्या रहा है। इनको नेता के बारे में सोचना चाहिए। जो नेता हर 1.5 महीने के अंदर हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चला जाता है, 1.5 महीने के अंदर वापस आता है, फिर कोई न कोई ऐसी बात कर जाता है। तो भैया मंथन कांग्रेस को करना है, भारतीय जनता पार्टी की कोई इसी में किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये संवैधानिक पहुंच है, संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम कर रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है सुरेश जी। अरुण जी बोलिए। देखिए, अब सुरेश जी को मैंने बड़े ध्यान से सुना और शांतिपूर्वक सुना, हालांकि साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अब मेरी रिक्वेस्ट है जब मैं जवाब दे रहा हूं ये बीच में ना बोले। देखिए ऋतु, एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वेस्ट बंगाल का मैंने एग्जाम्पल ईडी के दुरुपयोग के लिए दिया था, इसलिए नहीं कि किसकी कितनी सीट आई है। खैर, इनको जैसा सूट करता है वैसे ये बोलने लग जाते हैं, पर ये मुकुल राय की बात से इनकार नहीं कर पाए, और वही तथ्य है, सबने नंगी आंखों से देखा है अपने। एक जो प्रेजेंट केस है ये राहुल गांधी का, जिसका इतना हल्ला और प्रोपोगंडा है। एक तो आप देखिए, आजाद भारत में हमने इस तरीके की सुनवाई कभी सुनी नहीं है कि 5 घंटे लगातार 11-11 घंटे क्वेश्चनिंग हो रही हो। और इस बीच में फैक्ट ये भी है कि जिसको आपने बुला के सवाल पूछ रहे हो, उनकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो एक तो इनका ये तरीका जाहिर हो रहा है। दूसरा, इनके संबंध के मुताबिक कल सोनिया जी को वहां पर उपस्थित होना है। एक नॉर्मल शिष्टाचार ये है कि आपको मालूम है सोनिया जी कल हॉस्पिटल से लौटी हैं अपने घर, ईडी को अपने आप उनको प्रस्ताव देना चाहिए था कि आपको 1 हफ्ते बाद बुलाएंगे। मतलब अरुण जी, आप ये कहना चाहते हैं कि ईडी को स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसलिए स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए ईडी को है जी। मतलब ईडी स्पेशल ट्रीटमेंट दे। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी, किससे जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, 5 घंटे 11 घंटे की आप बात कर रहे हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये कहाँ का तरीका है? ऐसे नहीं होता है। मतलब जाहिर बात हो गई कि देखिए ईडी के लिए तो सब बराबर है, चाहे वो राहुल गांधी से पूछताछ करें या किसी दूसरे व्यक्ति से पूछताछ करें। और उसमें 11 घंटे 5 घंटे वाली बात से मतलब ये समझ में आ रहा है ना कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर उनसे इतनी देर तक क्यों, जबकि एक तरफ सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, वही राहुल गांधी जो कि उनके बेटे हैं, तो उनके साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए, वो बड़े नेता हैं कांग्रेस के। ऋतु ऐसा भोलापन किस काम का है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईडी उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट करे, मैं ये कह रहा हूं कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है। और ये बड़ा स्पष्ट है। और आप इस केस की बात कर रही हैं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस केस में 0 करप्शन है, कोई केस नहीं है। ये आप मान के चलिए कि अभी फैसले जब आएंगे तो आप वैसा ही पाएंगे जैसे 2G का केस था, बोफोर्स का केस था। नहीं तो सुरेश जी तो यही कह रहे हैं कि भैया हाईकोर्ट ने जब कहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू हुई है। सुरेश जी यही बात कर रहे हैं। अरुण जी देखिए, उससे हम इनकार थोड़ी कर रहे हैं। हमने बिल्कुल ऋतु, हम एक मिनट संबंध को तामील किया जा रहा है ना, रेस्पॉन्ड किया जा रहा है।
हम तो जो एक पैटर्न बन गया है इस देश में उसकी तरफ आपका ध्यान दिला रहे हैं। बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है। नहीं, देखिए अरुण जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है, इसमें कोई केस नहीं। अरुण जी, एक तरफ आप कह रहे हैं इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई केस नहीं है, जबरदस्ती की पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम कहाँ मना कर रहे हैं, समन देकर बुलाया गया है तो पूछताछ कीजिए। तो फिर किस बात पर आपत्ति है सुरेश जी? अरुण जी ये बताइए। हाँ, तो देखिए, मैं जो रवैया है, जो पैटर्न है, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर आपको नहीं दिख रहा है वो, तो मैं आप पे कोई दबाव नहीं बना रहा। अगर आपको ये पैटर्न पिछले 5 साल में नहीं दिख रहा है, जो चीजें आप मुझसे बोल रहे हैं, जाहिर है कि वो सवाल सुरेश जी से भी करूंगी। लेकिन अरुण जी, जो सवाल आपकी तरफ उठेंगे वो मैं आपसे भी पूछूंगी। नहीं, सवाल का स्वागत है आपका, पर मैं ये आपको ऋतु ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में कोई करप्शन नहीं है? ऋतु जी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। ये सवाल मेरे से क्या पूछ के करेंगे आप? मैं तो खुद यहाँ सवाल पूछने के लिए ही आप दोनों को बुलाया ना कार्यक्रम में। आपका काम है जवाब देना, मेरा काम है सवाल करना। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल हमेशा छोटा होता है, जवाब नेचुरली बड़ा होता है। तो आप पूरा जवाब तो सुने। बोलिए बोलिए अरुण जी, पूरा जवाब दीजिए, उसके बाद ही सवाल करूंगी। मैं आपको कह रहा हूं इस केस में कुछ नहीं है जी। ये जो यंग इंडिया कंपनी है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है अंडर सेक्शन 25, जिसमें से अठन्नी भी डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नोबडी कैन टेक आउट ऑफ इट। ना उसकी प्रॉपर्टी को इधर उधर खुर्द बुर्द कर सकता है। तो भ्रष्टाचार और इसका तो कोई केस बन ही नहीं रहा है। और क्यों यंग इंडिया पैदा हुई, ये सुरेश जी पूछ रहे थे, हालांकि ये सीए हैं प्रोफेशन से। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी संस्था को, और वो किसी संस्था नहीं, ये कह रहे थे इनने कंपनी खरीदी 1937 में, कंपनी खरीदी नहीं है। सुनिए, आप सुनिए, एक सुन लीजिए यार। 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाई है, उनको बेचारे को उनसे तो परमिशन ले लेते ना। आपको परमिशन ले लीजिए थे, आपको एजीएम की परमिशन होती है। एक ऋतु जी, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया था, क्रॉस कुछ वो नहीं हो, ये बात करने दें तो ठीक है, वरना मैं तो कल भी आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आज इनको बोलना है तो मैं कल आ जाऊंगा। नहीं, आप एक करके बोलिए। अरुण जी अपनी बात पूरी कीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा। हाँ, अरुण जी बात पूरी कीजिए। सुरेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप तब जवाब दीजिएगा, अपनी बात रखिएगा, आपको जरूर मौका मिलेगा। सुरेश जी, अरुण जी बात पूरी कीजिए। ऋतु, मैं 30 सेकंड में जल्दी कोशिश करता हूं उसकी क्रोनोलॉजी आपको समझाने को। जी बिल्कुल, ये 1937 में जिसको कंपनी कह रहे हैं, हम उसको अखबार कहते हैं। और उस समय स्वतंत्रता संग्राम में उस अखबार की कमाल की भूमिका थी। और वो बनाया ही इसलिए गया था कि ब्रिटिश हुकूमत हमारे हिंदुस्तानियों की आवाज दबा रही थी। गांधी जी का हरिजन भी बंद कर दिया गया था। ऐसी सर्कमस्टांसेस में नेशनल हेराल्ड का जन्म हुआ। ये कोई व्यापार की कंपनी नहीं स्वतंत्रता संग्राम में बनाई गई। वो अलग बात है, इनको स्वतंत्रता संग्राम से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। और उस समय के जो टॉप नेता थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, किदवई साहब, इन सब ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। 1942 से 1947 तक ऋतु ब्रिटिश सरकार ने नेशनल हेराल्ड को बैन कर दिया, क्योंकि वो देश की आजादी की आवाज उठाता था। 5 साल इस अखबार ने बैन झेला है। ऐसी पृष्ठभूमि का जो संस्थान है, हम कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि ये बिल्कुल नष्ट ना हो जाए। उसकी मदद करने के लिए 90 करोड़ की राशि 100 किश्तों में अलग अलग टाइम पे, कोई एक चेक नहीं कटा है 90 करोड़ का, इस अखबार को बचाने के लिए ऋण पे दी गई। ये कोर्ट का लीगल फैसला है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऋण दे सकती है।
ये क्लियर हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने भी इनने लेटर लिखा था, उसके जवाब में 2012 में दिसंबर में इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टी ऋण दे सकती है। वो ऋण दिया गया, फिर भी हालत बिगड़ते रहे। 90 करोड़ में से 67 करोड़ रुपया नेशनल हेराल्ड के देश भर में फैले हुए जो पत्रकार थे, कर्मचारी थे, उनके ड्यू थे 10-10 साल। इनको पता नहीं है, 10-10 साल उनको तनख्वाह नहीं मिली उन पत्रकारों अरुण जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। अरुण जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।